मेरे हाथों में जब मेरी पहली सैलरी आई तो मुझे इस बात की बहुत खीज हुई कि एक अच्छा खासा अमाउंट तो पीएफ में ही कट गया। लेकिन जब पता चला कि ये मेरे ही बेनिफिट की चीज़ है और इसी से बुढ़ापे में मुझे पेंशन मिलने वाली है तो आई राहत की सांस। वैसे मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अभी भी कई लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है कि उनके पीएफ अकाउंट में जमा होने वाला पैसा ही उन्हें फ्यूचर में पेंशन भी दिलाएगा। इसलिए हमने सोचा कि इस बार पैसा वसूल के ज्ञान में यही समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी और इस बारे में ईपीएफओ के नियम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, उसका एक पीएफ अकाउंट होता है। उसकी बेसिक सैलरी का 12% यानी कि 12% हिस्सा इस अकाउंट में जमा होता है और उसकी कंपनी भी इतना ही यानी 12% का कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन कंपनी या एम्प्लॉयर के अकाउंट में जमा होने वाले इस 12% अमाउंट का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में और बाकी का 3.67% हिस्सा पीएफ में जमा होता है। नहीं, अभी से कैलकुलेटर मत उठाइए वरना आपका पीएफ का हिसाब गड़बड़ा जाएगा। असल में सरकार ने पेंशन लायक सैलरी की मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपए तय की है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या इससे कम है तो आप कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के हकदार होंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है तो इसका मतलब है कि हर महीने इसका 8.33% यानी 1250 रुपए आपके पेंशन फंड में जमा होंगे। अब आप पूछेंगे कि अगर बेसिक इससे ज्यादा है, मसलन 30,000 है, तो तब भी अपर लिमिट के हिसाब से कंपनी या एम्प्लॉयर का हिस्सा 1250 ही रुपए कटेगा और बाकी की रकम पीएफ अकाउंट में जमा होगी। अब लौटते हैं ईपीएस के कायदे कानूनों पर। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की थी। योजना के प्रोविजंस के मुताबिक पेंशन योजना का कोई भी मेंबर 10 साल तक पीएफ कंट्रीब्यूशन देने पर पेंशन का हकदार हो जाता है और 58 साल की उम्र पूरी करने पर वो पेंशन ले सकता है, चाहे वो अपनी कंपनी से रिटायर हो या ना हो। इसके अलावा अगर कोई सदस्य 50 साल की उम्र में ही नौकरी छोड़ देता है तो भी वो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि उसे ये पेंशन घटी दर पर मिलेगी। शर्त यही है कि पीएफ पेंशन में उसका कंट्रीब्यूशन कम से कम 10 साल हो। यानी अगर आप 50 से 58 साल के बीच नौकरी छोड़ देते हैं तो आपकी एज 58 साल से जितनी कम होगी उसके अकॉर्डिंग पेंशन में 4% की दर से कमी कर उसे पेंशन दी जाएगी। अगर आप 58 साल की बजाय 60 साल की उम्र में पेंशन क्लेम करते हैं तो हर साल आपकी पेंशन में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी 59 साल में पेंशन 4% बढ़कर मिलेगी और अगर 60वें साल में पेंशन क्लेम करते हैं तो पेंशन 8% बढ़कर मिलेगी। यहाँ भी ये फॉर्मूला काम करता है, जितने ज्यादा साल नौकरी उतनी ही ज्यादा पेंशन। अब सवाल उठता है कि पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। तो अब आप यहाँ अपना कैलकुलेटर हाथ में ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय है और हमने ये भी बताया था कि इसका 8.33% जो है वो पेंशन फंड में जमा होता है। तो इसे हम कैलकुलेट कुछ ऐसे करेंगे, 15,000 को 8.33 से मल्टीप्लाई एंड देन 100 से डिवाइड। अब जब आपको अपना कुल पेंशन अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आपको यूज करना होगा ये फॉर्मूला। अपनी पेंशन योग्य सैलरी को अपने टोटल सर्विस ईयर यानी जितने साल नौकरी की है उससे मल्टीप्लाई करें और फिर इसे 70 से डिवाइड कर दें। है ना आसान? तो पेंशन पाने के लिए मैक्सिमम सर्विस ईयर 35 साल माना गया है। इस हिसाब से अधिकतम पेंशन हुई 15,000, जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 से और डिवाइड करेंगे 70 से। जवाब आया 7500 रुपए। इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि एम्प्लॉय की पेंशन योग्य सेवा 30 साल है तो उसकी मंथली बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के पहले के 60 महीनों का एवरेज होगी। आप सोच रहे होंगे कि अगर बेसिक सैलरी अधिकतम 15,000 की लिमिट से अधिक हुई तो उस केस में 15,000 रुपए ही पेंशन योग्य सैलरी मानी जाएगी। अगर एम्प्लॉय की नौकरी 20 से अधिक की है तो उसे 2 साल का बोनस भी मिलेगा। इस केस में चूंकि सर्विस पीरियड 30 साल था इसलिए इसमें 2 साल बोनस के जुड़ जाएंगे और इस तरह ये होंगे 32 साल। तो कर्मचारी की पेंशन हुई 15,000 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 70 यानी 6,857 रुपीज। इसके अलावा आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर पेंशन कैलकुलेटर की मदद से अपनी पेंशन जान सकते हैं। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।